न्याय दर्शन 5वां अध्याय, दूसरा आहनिक। पहले अध्याय में ये कह चुके हैं कि विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति इन दोनों के विकल्प से बहुत से निग्रह स्थान उत्पन्न होते हैं। निग्रह स्थान उनको कहते हैं कि जिनमें पढ़कर वादी और प्रतिवादी परास्त हो जाते हैं। अतएव वादी और प्रतिवादी के लिए उनका जानना परम आवश्यक है। अब इस आनेक में उनके भेद और लक्षण बतलाई जाते हैं। पहला सूत्र, सब निग्रह स्थान 22 है, जिनका विवरण इस प्रकार है। प्रतिज्ञा हानि, प्रतिज्ञांतर, प्रतिज्ञा विरोध, प्रतिज्ञा संन्यास, हेतुअंतर, अर्थांतर, निरर्थक, अविज्ञातार्थ, अपार्थक, अप्राप्त काल, न्यून, अधिक, पुनरुक्त, अननुभाषण, अज्ञान, अप्रतिभा, विक्षेप, मतानुज्ञा, पर्यनुयोज्योपेक्षण, निरनुयोज्यानुयाग, अब सिद्धांत और हेतुभास, ये सब मिलकर 22 होते हैं। इनके लक्षण और उदाहरण पृथक पृथक वर्णन करते हैं। प्रथम प्रतिज्ञा हानि का लक्षण कहते हैं। दूसरा सूत्र, अपने पक्ष के विरुद्ध प्रतिवादी जो हेतु या दृष्टांत देता है उसको स्वीकार कर लेना प्रतिज्ञा हानि निग्रह स्थान है, क्योंकि पर पक्ष को स्वीकार करना मानो अपने पक्ष को त्याग देना है। जैसे वादी ने प्रतिज्ञा की कि इंद्रिय का विषय होने से घट के समान शब्द अनित्य है। इस पर प्रतिवादी कहता है कि सामान्य जाति भी इंद्रिय का विषय है और वह नित्य है, ऐसे ही शब्द भी नित्य हो सकता है। इस पर वादी कहने लगे कि यदि इंद्रिय का विषय जाति नित्य है तो शब्द भी नित्य होगा। यहां वादी ने प्रतिवादी के पक्ष को स्वीकार कर लिया और अपने पक्ष को त्याग दिया। इसी को प्रतिज्ञा हानि कहती हैं। अब प्रतिज्ञांतर का लक्षण कहती हैं। तीसरा सूत्र, अपनी प्रतिज्ञा का खंडन होने पर उसका समाधान ना करके किसी दूसरी प्रतिज्ञा को कर बैठना प्रतिज्ञांतर निग्रह स्थान कहलाता है। जैसे वादी ने यह प्रतिज्ञा की कि इंद्रिय का विषय होने से शब्द अनित्य है। इसका प्रतिवादी ने खंडन किया कि जाति इंद्रिय का विषय होने से नित्य है। इसके उत्तर में यह कहना कि जाति इंद्रिय का विषय होने पर भी सर्वगत होने से नित्य है। इसके उत्तर में यह कहना कि जाति इंद्रिय का विषय होने पर भी सर्वगत होने से नित्य है, परंतु घट और शब्द सर्वगत नहीं, इसलिए वे अनित्य हैं। इस कथन में प्रतिज्ञांतर निग्रह स्थान होता है, क्योंकि पहली प्रतिज्ञा ये थी कि शब्द अनित्य है। उसे सिद्ध न करके वादी ने अब दूसरी और कर दी कि शब्द सर्वगत नहीं। प्रतिज्ञा के साधक हेतु यह दृष्टांतर होते हैं, न कि प्रतिज्ञा, इसलिए यह प्रतिज्ञांतर निग्रह स्थान है। अब प्रतिज्ञा विरोध का लक्षण कहते हैं। चौथा सूत्र, प्रतिज्ञा और हेतु के विरोध से प्रतिज्ञा विरोध निग्रह स्थान होता है। जैसे किसी ने प्रतिज्ञा की कि द्रव्य गुण से भिन्न है। इस पर यह हेतु दिया कि रूपादि से अतिरिक्त किसी वस्तु की उपलब्धि ना होने से। यहाँ पर प्रतिज्ञा और हेतु दोनों परस्पर विरुद्ध हैं, क्योंकि यदि द्रव्य से भिन्न गुण है तो रूपादि से अतिरिक्त वस्तु अनुपलब्धि होना ठीक नहीं, और जो रूपादिकों से भिन्न अर्थ की अनुपलब्धि हो तो द्रव्य गुण से भिन्न है, ये कहना नहीं बन सकता। दोनों में विरोध होने से प्रतिज्ञा विरोध निग्रह स्थान होता है। अब प्रतिज्ञा संन्यास का लक्षण कहते हैं। पांचवा सूत्र, जो प्रतिज्ञा की हो उसका खंडन होने पर उसको छोड़ देना प्रतिज्ञा संन्यास कहलाता है। जैसे किसी ने कहा कि इंद्रिय का विषय होने से शब्द अनित्य है। इस पर प्रतिवादी ने कहा
कि जाति भी इंद्रिय का विषय है, परंतु वह नित्य है। इसको सुनकर वादी कहने लगे कि कौन कहता है कि शब्द अनित्य है? यह प्रतिज्ञा संन्यास नामक निग्रह स्थान है। अब हेतुअंतर का लक्षण कहते हैं। छठा सूत्र, अपने पक्ष की पुष्टि में जो सामान्य हेतु दिया गया हो उसके खंडित होने पर विशेष हेतु की इच्छा करना हेतुअंतर निग्रह स्थान कहलाता है। जैसे किसी ने कहा कि घट परमाणुवान होने से एक कारण वाला है, इस पर प्रतिवादी कहता है कि यह हेतु ठीक नहीं, क्योंकि अनेक कारण वाले पदार्थों का भी परिणाम देखने में आता है। इस पर प्रतिवादी का यह कहना कि आकारवान होने से घड़ा एक कारण वाला है, परिणाम वाला होना पहला हेतु था, उसका खंडन होने पर वादी ने उसे छोड़कर दूसरा हेतु आकारवान वाला होना कह दिया। बस पहले हेतु को छोड़कर दूसरे हेतु की शरण लेना हेतुअंतर निग्रह स्थान कहलाता है। अब अर्थांतर का लक्षण कहते हैं। सातवां सूत्र, जिस बात के सिद्ध करने की प्रतिज्ञा की गई हो उसको प्रकृत अर्थ कहते हैं। प्रकृत अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ को जो उससे कुछ संबंध नहीं रखता कहना अर्थांतर निग्रह स्थान कहलाता है। जैसे किसी ने कहा कि कार्य होने से शब्द अनित्य है, इस पर यह कहना कि शब्द गुण है, आकाश में रहता है। इस कथन का प्रकृत अर्थ से कुछ संबंध ना होने से यह अर्थांतर निग्रह स्थान है। अब निरर्थक का लक्षण कहते हैं। आठवां सूत्र, जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो उनके उच्चारण को निरर्थक निग्रह स्थान कहते हैं। जैसे कोई यह प्रतिज्ञा करे कि शब्द नित्य है और हेतु ये देने लगे कि जा बा गा ड़ा दा शा होने से जा बा गा ड़ा दा शा यद्यपि वर्णाक्रम निर्देश है, तथापि यह हेतु में इसका कहना बिल्कुल निरर्थक है। अतएव जिसमें हेतु के स्थान में निरर्थक शब्दों का उच्चारण किया जाए उसको निरर्थक निग्रह स्थान कहते हैं। अब अविज्ञातार्थ का लक्षण कहते हैं। नौवां सूत्र, वादी जिस बात को ऐसे शब्दों में कहे कि जिनको कोई समझ ना सके, अर्थात जो प्रसिद्ध ना हो, उनके अप्रसिद्ध होने के कारण या शीघ्र उच्चारण के कारण या कथित शब्दों के बहुअर्थ होने के कारण सभा और प्रतिवादी के 3 बार कहने पर भी यदि वादी का कहना समझ में ना आए तो वादी अविज्ञात निग्रह स्थान में फंस जाता है, क्योंकि इससे ये जाना जाता है कि वादी जिस अर्थ को कहता है उसे खुद नहीं जानता। धूर्तवादी तो ऐसे शब्दों को इसलिए कहता है कि कोई उसे ना समझकर उत्तर ना दे सके, परंतु इसका फल उसके लिए उल्टा होता है, क्योंकि वह आप अविज्ञातार्थ रूप निग्रह स्थान में पड़ जाता है। अब अपार्थक का लक्षण कहते हैं। 10वां सूत्र, जिस कथन में पूर्वापर वाक्यों का कुछ संबंध या अन्वय ना हो उसे अपार्थक कहते हैं। जैसे 10 घोड़े, 6 अनार, मधुचर्म, सिंह आदि असंबद्ध शब्दों का उच्चारण करना अपार्थक निग्रह स्थान कहलाता है। अप्राप्त काल का लक्षण। 11वां सूत्र, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन ये 5 वाक्यों के अवयव प्रथम अध्याय में जो कहे गए हैं, इनको क्रम पूर्वक ना कहकर लौट-पौट कर कहना अप्राप्त काल निग्रह स्थान है। जैसे कोई पहले प्रतिज्ञा को ना कहकर उदाहरण देने लगे या निगमन से पश्चात हेतु कहने लगे, वह अप्राप्त काल निग्रह स्थान में पड़ जाता है। न्यून का लक्षण कहते हैं। 12वां सूत्र, प्रतिज्ञा आदि जो 5 वाक्य के अवयव हैं, वाद के समय उनमें से किसी को छोड़ देना सबसे यथा अवसर
काम न लेना न्यून नामक निग्रह स्थान है, क्योंकि पांचों अवयवों से अर्थ की सिद्धि होती है। इनमें से यदि एक भी छूट जाए तो अर्थ में गड़बड़ हो जाती है। अधिक का लक्षण कहते हैं 13वां सूत्र, जहां एक ही हेतु और दृष्टांत से साध्य सिद्ध हो जाता है, वह व्यर्थ अनेक हेतु और उदाहरणों को प्रस्तुत करना अधिक नाम निग्रह स्थान है। अब पुनरुक्त का लक्षण कहते हैं 14वां सूत्र, यदि किसी प्रयोजन से कोई बात 2 बार या अधिक बार कही जाए तो उसे अनुवाद कहते हैं। अनुवाद को छोड़कर किसी बात को 2 बार या अधिक बार कहना पुनरुक्त निग्रह स्थान है। अनुवाद और पुनरुक्त में क्या भेद है? 15वां सूत्र, किसी शब्द या वाक्य की विशेष आवश्यकता होने पर पुनः कहना अनुवाद कहलाता है, और विशेष अर्थ को जताने के लिए यह अनुवाद करना ही पड़ता है। जैसे हेतु को कहकर प्रतिज्ञा का पुनर्वचन निगमन कहलाता है। यह हेतु और उदाहरण द्वारा प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए किया जाता है, अतः पुनरुक्त नहीं कहलाता। पुनरुक्त किसे कहते हैं? 16वां सूत्र, एक अर्थ का जिस शब्द या वाक्य से बोध हो जाए उसी अर्थ को फिर दूसरे शब्दों या वाक्यों से वर्णन करना पुनरुक्त कहलाता है, जो 2 प्रकार का है। पहला शाब्दिक पुनरुक्त, दूसरा आर्थिक पुनरुक्त, जिसमें बार बार बिना प्रयोजन एक ही शब्दों का प्रयोग किया जाए, वह शाब्दिक पुनरुक्त है। जैसे द्रव्य द्रव्य, गुण गुण, जिसमें किन्हीं शब्दों से एक अर्थ कह दिया गया हो, फिर दूसरे शब्दों में उसी अर्थ को कहना आर्थिक पुनरुक्त है। जैसे किसी ने कहा जो उत्पन्न होता है वह अनित्य है। इस कहने से यह अपने आप सिद्ध हो गया कि जो उत्पन्न नहीं होता है वह अनित्य है। इस अर्थ से सिद्ध हुई बात को फिर कहना आर्थिक पुनरुक्त है। इसी को अर्थापत्ति भी कहते हैं। अब अननुभाषण का लक्षण कहते हैं। 17वां सूत्र, जाने हुए विषय को सवा से 3 बार कहे जाने पर भी जो प्रकट नहीं करता वह अननुभाषण नामक निग्रह स्थान में पड़ता है, क्योंकि जब भाषण ही ना करेगा तो अपने पक्ष का मंडन तथा प्रतिवादी के पक्ष का खंडन क्या करेगा। 18वां सूत्र, प्रतिपक्षी के 3 बार जतलाए जाने पर भी जो किसी विषय को नहीं समझता वह अज्ञान रूप निग्रह स्थान में पड़ता है, क्योंकि बिना जाने न स्वपक्ष का मंडन और न परपक्ष का खंडन हो सकता है। अब अप्रतिभा का लक्षण कहते हैं। प्रतिपक्षी के आक्षेप का किसी कारण से उत्तर ना दे सकना अप्रतिभा नामक निग्रह स्थान कहलाता है, अर्थात समय पर आक्षेप का उत्तर भय, प्रमाद या विस्मृति के कारण ना देना अप्रतिभा है। अब विक्षेप का लक्षण कहते हैं। 20वां सूत्र, कार्य के बहाने से प्रकृतवाद को टाल देना विक्षेप नामक निग्रह स्थान कहलाता है। जैसे इस समय मुझे अमुक आवश्यक काम करना है, उसको पूरा करके फिर बातचीत करूंगा इत्यादि कार्य के बहाने से वाद को बंद कर देना विक्षेप निग्रह स्थान है। मतानुज्ञा का लक्षण कहते हैं। 21वां सूत्र, अपने पक्ष में प्रतिवादी ने जो दोष लगाया है उसका उद्धार ना करना, मानो उसको स्वीकार करना है। ऐसा न करके जो दूसरे के पक्ष में वही दोष आरोपण करता है, इसको मतानुज्ञा कहते हैं। दूसरे के दोष सिद्ध करने से अपना दोष निवृत्त नहीं होता, वह तो प्रमाण और युक्ति से उसका निषेध करने पर ही निवृत्त होता है। अब पर्यानु योज्योपेक्षण का लक्षण कहती है। 22वां सूत्र, जो निगृहित हो गया है अर्थात किसी निग्रह स्थान में पड़ गया है, उसको ना बतलाना कि अमुक निग्रह स्थान में पड़ा है,
इसको पर्यनु योज्योपेक्षण नाम निग्रह स्थान कहती हैं, क्योंकि अपनी निर्बलता को स्वयं कोई नहीं कहता। जब परपक्षी भी उसको नहीं बतलाता तो यही समझा जाएगा कि वह वाद के नियमों से अनभिज्ञ है। अब निर्णयोज्योपेक्षण का लक्षण कहती हैं। 23वां सूत्र, जो किसी निग्रह स्थान में ना आया हो उसको भी निगृहित बतलाना निर्णयोज्या नियोग निग्रह स्थान कहलाता है। 24वां सूत्र, किसी सिद्धांत को ना मानकर या किसी पक्ष को स्थापन करके फिर उसके विरुद्ध कहना या उस पक्ष का खंडन करना अब सिद्धांत नामक निग्रह स्थान कहलाता है। जैसे इस सिद्धांत को मानकर कि सत का अभाव और असत का भाव नहीं होता, कोई ये कहने लगे कि जो पहले नहीं था वह हो गया और जो है वह ना रहेगा, या कारण के बिना कार्य हो जाता है, तो वह अब सिद्धांत रूप निग्रह स्थान में पड़ जाता है। अब हेत्वाभासों को कहते हैं। 25वां सूत्र, पहले अध्याय के दूसरे आनेक में 5 हेत्वाभासों का वर्णन किया गया है, जिनके नाम ये हैं। पहला सव्यभिचार, दूसरा विरुद्ध, तीसरा प्रकरण सम, चौथा साध्य सम और 5वां कालातीत। इनके लक्षण वहीं पर दिखलाए जा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर वर्णन करने की आवश्यकता ना समझकर महर्षि गौतम ने केवल निर्देश कर दिया है। इन 5 को मिलाकर कुल 26 निग्रह स्थान हो जाते हैं। इस प्रकार ग्रंथ की समाप्ति होती है।